हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज मेवाराम चौधरी। आप सभी का ज्ञान तरंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का लेसन नंबर सेकंड। इससे पहले मैंने थ्योरी पार्ट का जो भी बेसिक अब तक था वो कंप्लीट करवा रखा है। क्या क्या डिस्कस किया था फर्स्ट में? स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलर फॉर्म, उसके साथ में मॉडुलस, कॉन्जुगेट निकालना और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जिसको हम बार बार क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो उतनी बात वहाँ पे डिस्कशन हो चुकी है और कुछ बेसिक आइडिया मैंने लोकस के बारे में दिया था। लोकस के अंदर सर्कल की सरकमफेरेंस काम में आती थी। उसके अलावा इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट भी आ रहे थे। थोड़ा सा मैं इसको रिकैप करवाऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस स्लाइड के ऊपर। मैंने बीटेक एनआईटी सूरत से कर रखी है और मैं 2013 से इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ। इस बीच में काफ़ी बच्चों को मेंटर किया है जो अपनी प्रेजेंट में एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं अलग अलग आईआईटी और एनआईटी से। तो मैं जानता हूँ एग्जैक्टली कि इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है और उस सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस स्लाइड को या इस लेसन को प्रिपेयर किया गया। इससे पहले वाला लेसन अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उसको देख लें, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेसन में डिस्कस कर लिए, वो यहाँ पे काम में आएंगे। तो आप सबसे सलाह है कि पहला लेसन देख के फिर इसको देखें, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो आपको उस दिख रहा है ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था, बट ये वाला पार्ट रह रहा था हमारा। कौन सा वाला? जो ये इनइक्वलिटी के फॉर्म में आपके सामने रिजल्ट लिखा है, इस पार्ट जो हाईलाइटेड कर रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी इसको समझने की कोशिश करें और उसके अलावा जो भी पार्ट है ये वाला पार्ट हम यहाँ पे समझते हैं। बाकी रिजल्ट एज यूजुअल मैंने डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं समझाऊंगा जस्ट अगली स्लाइड के अंदर। देखो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले रिजल्ट में क्या लिखा था। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है, ये ऑलवेज इंडिविजुअली Z1 का मॉडुलस और Z2 के मॉडुलस से तो लेस होता है, बट उनके डिफरेंस से ज्यादा होता है। डिफरेंस के मॉडुलस से ज्यादा होता है, ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। देखो इसको बहुत सारे तरीके से प्रूव कर सकते हैं। प्रूव ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका तो ये कि सिंपली आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो कि लेट से मेरे पास में Z1 और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद फिर उसका मॉडुलस निकाला। तो वो वैल्यू उनके इंडिविजुअली एडिशन से, इंडिविजुअली मॉडुलस के एडिशन से लेस ही आएगी। हो सकता है कि Z1 की वैल्यू कुछ हो और Z2 की कुछ वैल्यू, दोनों को ऐड करने के बाद ओवरऑल वैल्यू कम हो जाए, तो वो मॉडुलस कम देगा, लेकिन इंडिविजुअली मॉडुलस तो ज्यादा आएगा। अगर इसको मैं ज्योमेट्री के थ्रू समझाऊं तो ज्यादा आपको क्लियरिटी समझ में आएगी। अच्छा, ये बात तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहीं किसी वेक्टर से रिलेट कर सकते हैं। तो लेट से मेरे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि Z1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी वो मोड Z1 होगी। इतनी बात में किसी को आपत्ति नहीं है। अच्छा, दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको अपन यहाँ पे बोल रहे हैं Z2, ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? मॉडुलस ऑफ Z2 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। अच्छा, इसमें आपको पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग सोचना है। तो मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे अगर देखना चाहूँ तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्या होगा? Z2 होगा। क्या होगा? Z2। ये वाला पार्ट जस्ट इसके सामने इतना सा पार्ट, तो ये बेसिकली इस जगह का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। ये भी बात आपको समझ में यहाँ से आ जानी चाहिए। जस्ट लाइक वेक्टर जैसे ऐड करते हैं और उसको यहाँ से मिलाएंगे, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? Z1 प्लस Z2। अच्छा, अब बताओ मुझे, लेट से मैंने ये O नाम दे दिया, ये P नाम दे दिया और इधर Q नाम दे दिया। तो आप यहाँ से कहोगे कि ये जो लेंथ है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए कि O से P तक की लेंथ कितनी है। O से P तक की लेंथ कितनी है? तो वो लेंथ है आपकी मॉडुलस ऑफ Z1। अच्छा, P से Q तक की लेंथ कितनी आएगी? मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मॉडुलस ऑफ Z2 भाई आपके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो सेम ही तो ये लेंथ है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ Z2 आ जाएगा। अच्छा, ओ क्यू की लेंथ कितनी आएगी? ओ क्यू की लेंथ की बात करें तो वो लेंथ आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 एडिशन से, तो उनके मॉडुलस के बराबर आ जाएगी, आ जाएगी। अब यहाँ पे OPQ क्या है? एक ट्रायंगल है। OPQ क्या है? एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में आपने ये रूल अच्छे से पता होना चाहिए और पढ़ भी रखा होगा कि दो साइड का समेशन ऑलवेज ग्रेटर क्या होता है? थर्ड साइड के होता है। या मैं कहूँ थर्ड साइड इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ टू साइड। थर्ड साइड क्या होती है? ऑलवेज लेस देन सम ऑफ टू साइड। तो हमारे पास में ये Z1 प्लस Z2 थर्ड साइड है और साइड में लेंथ की बात करते हैं तो उसका मॉडुलस देखेंगे तो ये क्या होगा? लेस देन आएगा।
रिमेनिंग टू साइड के सम के, ठीक है ना। तो ये इसलिए ऐसा बन जाता है। बट ये ऑलवेज क्या होता है, थर्ड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड। थर्ड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड। तो दो साइड का डिफरेंस क्या आएगा, Z1 पहली लेंथ और Z2 दूसरी, तो उनके दोनों का डिफरेंस, और हम लेंथ की बात कर रहे हैं इसलिए एक मॉडुलस और लेना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट समझ में आ गया आपको क्या, कि प्रॉपर्टी कैसे प्रूव होती है। इसको लैग्रेंज इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल की समझना मेरे से, जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाली लेंथ कितनी बन जाती है आपकी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये Z1 माइनस Z2 बनती, क्या बनती, तो उसकी लेंथ क्या हो जाती, वेक्टर के फॉर्म में लिखते, देखो ऐसा लिखो और ये इस साइड से, और उसको मैंने यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका क्या होगा, कनेक्टिंग Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रायंगल की साइड ही है, Z1 माइनस Z2 भी क्या है, एक ट्रायंगल की साइड ही है, तो वो क्या होगी, रिमेनिंग, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, और इस साइड का भी रिजल्ट ये आएगा। तो इस तरह से आप इस इनइक्वालिटी को ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो कि ये ऐसा रिजल्ट आता है क्यों है। अब देखिए ये वाला पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट दोनों में सेम है, एंड पार्ट दोनों में सेम है, डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे Z1 प्लस Z2 है और इधर Z1 माइनस Z2 है। तो दोनों रिजल्ट दिखने में एक जैसे ही है, एक में प्लस का साइन आ रहा है, एक में माइनस का साइन आ रहा है। तो अब हमें कौन सा एग्जाम इक्वेशन में यूज करना होगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम किस टाइप की है, आपकी एडिशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या सब्ट्रैक्शन से हो रही है। तो आपको दोनों ही अप्लाई करने पड़ सकते हैं, जिससे आंसर आ जाए उसको अप्लाई करोगे, राइट है। तो ये लैग्रेंज इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यूज करना नहीं चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको प्रूफ समझ में अगर आ गया है तो आगे इसको आप एलेबोरेट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब ये दो के लिए प्रूव किया गया है, सिमिलरली आप nth साइड के लिए भी जा सकते हैं, Z1 प्लस Z2 से लेके Zn n तक है, ठीक है, यहाँ है। तो ये ऑलवेज क्या होगा, उनके इंडिविजुअली डिफरेंस से, सॉरी इंडिविजुअली एडिशन से लेस ही होगा, ठीक है। तो ये ऐसे आता है, और फिर इधर साइड से देखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही साइड को आप देखिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो तो हो गई, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो तो हो गई। तो ये एन के लिए भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा इस स्लाइड के ऊपर जो भी लिखा है ये ऑलरेडी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि अगर ये पॉइंट है तो आप अच्छे से डिस्कस पिछली क्लास को करने के बाद यहाँ पे समझें, ठीक है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से मैंने 15 से 20 मिनट टाइम लेके समझाया था, तो मैं फिर कहूंगा इस वीडियो को भी देखने से पहले वो वाला पार्ट जरूर देख ले जहाँ पे लोकस समझाया था, मैंने बहुत ही एग्जांपल लेके समझाए थे, बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी। तो जरूर इस पॉइंट को आप वहां से समझ के आए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं देखा तो पर्टिकुलर ये वाला पार्ट जरूर देख के आओ वहां से, जहाँ पे ये मैंने लोकस और समझा रखे हैं, ठीक है। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और बताना है कि इसमें ये क्या चीज को बताना चाह रहा है। तो जब कभी भी सिंपल सी इनइक्वालिटी आ जाए उसमें जेड दिखा जाए, तो दो तरीके हैं, एक तो आप बेसिक ज्योमेट्रिक को यूज कर सकते हैं, एक या आप जेड की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जेड की वैल्यू के साथ चाहूंगा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4 प्लस आयोटा वाई। देखिए मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कर रहा हूँ, पर उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और इधर लेस देन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, वाई स्क्वायर तो कट गया होगा, एक्स स्क्वायर भी यहाँ से कट रहा है, तो कितना हो गया, माइनस का 4x लेस देन माइनस का 12, तो x ग्रेटर देन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, x ग्रेटर देन 3 आ रहा है। क्या x को मैं रियल जेड लिख सकता हूँ क्या, x को रियल जेड लिख लेते हैं और ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखो हो सकता है यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहा होगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे भी सब जगह इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बच्चों इस चैप्टर को समझने से पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इनइक्वलिटी के साइन चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको जरूर माइंड में रखना कि आप पहले से जानते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। अब इस जगह पे आपको C1 C2 सर्कल के नाम में बोला गया है, तो बताओ इस सर्कल का सेंटर कितना है। बच्चों मैंने काफी डिटेल में समझाया था पिछले लेसन में, तो आप मुझे डायरेक्टली बताओ इसका सेंटर कितना है। सेंटर C1 लिखेंगे, ठीक है। तो सेंटर कितना है, 0,1 है, क्योंकि ये आयोटा है, रियल पार्ट 0 है तो 0,1 है। और रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, 2 है।
अच्छा सेकंड सर्कल है, इसका सेंटर बताओ कितना है, सेकंड सर्कल का सेंटर बताओ जल्दी से। तो आप बताओगे कि 1,2 है। कितना है? 1,2। देखो यहाँ पे ये लिखना है जेड माइनस जेड नॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। तो जेड माइनस क्या लिखूंगा मैं, 1+2 आयोटा। तो ये जो पार्ट होता है इसी को सर्कल का सेंटर बोलते हैं, 1 और 2। और रेडियस कितनी है, R2, ये 4 है। अब बताया कि ये क्या है, तो एक तरह से ये कहाँ पे पहुंच गए हम, सर्कल के अंदर पहुंच गए, जहाँ पे सर्कल, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि टच नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में पता करना है। तो बेसिकली क्या करते हैं, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, C1 C2। C1 C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1+1 √2। अच्छा R1 माइनस R2 कितना आ रहा है, R1 माइनस R2 का मॉडुलस भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब बताओ C1 C2 की वैल्यू इज इक्वल टू R1 माइनस R2 के मॉडुलस के बराबर आती थी। ये कौन सा क्राइटेरिया होता था, 4 कंडीशन बनती थी, दो सर्कल दूर हो सकते हैं, तो इनमें फिर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर सकते हैं, एक होता था एक सर्कल के और दो सर्कल का इंटरसेक्शन हो सकता है, और तीसरा केस, चौथा केस क्या होता था, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर ही अंदर टच करता है। तो इन सब की कंडीशन आपको 1 बाई 1 पता होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, C1 C2 इज R1 प्लस R2। ये कंडीशन दो सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से, इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिखता हूँ ताकि ये आपको याद रह जाए। ठीक, थोड़ा सा ये आज इरेजर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, मैं नीचे लिख रहा हूँ, C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 से तो प्लस, और उनके डिफरेंस से ज्यादा, इक्वल टू साइन यहाँ पे नहीं है। ये वाली कंडीशन में ये दोनों इंटरसेक्ट करते थे। और थर्ड केस क्या बनता था, एक दूसरे को वो अंदर अंदर टच करते हैं। तो यहाँ पे एक केस मजेदार था, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 बन जाए। तो क्या करते थे, इंटरनली टच करते थे एक दूसरे को। तो क्या होगा, C1 C2 इज R1 माइनस R2। तो यहाँ पे बड़ी रेडियस कौन सी है, R2, और छोटी रेडियस R1 है। तो C1 क्या होगा, विद इन C2 होगा। C1 क्या होगा, विद इन C2 होगा। समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकली मैंने जो बात बताई है वो थोड़ा सा आपको, आप सीधी सी बात है, जेईई मेंस की अगर तैयारी कर रहे हो तो बेसिकली बात आपने थोड़ा थोड़ा सा सर्कल के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले सर्कल अच्छे से आना चाहिए और फैक्टर का कुछ आइडिया होना चाहिए, फिर आप इस चैप्टर को पढ़िए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे क्या करते हैं, बिना सर्कल के और वेक्टर के पढ़ने लग जाते हैं, तो फिर दिक्कत फील करते हैं। ठीक है, अगर आपको सर्कल में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सर्कल के कॉन्सेप्ट को समझिए। ये 4 केस हैं, स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गया है कि जेड एंड डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बोले गए, और कंडीशन है कि मोड जेड इक्वल टू मोड डब्ल्यू, ये दोनों कंडीशन दे रखी है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू पाई है। अच्छा, मैं यहाँ से एक चीज आपको क्लियर कर लेता हूँ, और वो कंडीशन ऐसे है कि अगर कभी भी आर्ग्यूमेंट के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में की जा रही है, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम इस क्वेश्चन को अगर समझना चाहें, क्योंकि फाइनली आंसर क्या चाहिए मुझे, जेड की वैल्यू बतानी है, जेड की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ डब्ल्यू, जेड की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ डब्ल्यू। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आप यहाँ से किसी एक को एंगल मान लेते हैं, क्योंकि मुझे जेड की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ लेट से कॉम्प्लेक्स नंबर मोड जेड इक्वल टू मोड डब्ल्यू है। तो मोड जेड इक्वल टू मोड डब्ल्यू, इसको तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के अकॉर्डिंग आर मान लेता हूँ, लेट, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या ओमेगा को डेटा मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ये दो बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ऐसा कर लिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस ये थीटा, ये कितना होगा, पाई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस थीटा आ जाएगी। इतना बस, इतनी समझ में आ गई आपको। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब नेक्स्ट क्या करें, ताकि अब देखिए यहाँ पे हम बहुत आसानी समझ सकते हैं कि दोनों की लेंथ तो बराबर है ओरिजिन से, बट एंगल एक थीटा बना रहा है तो दूसरा कितना बना रहा है, पाई माइनस थीटा। समझने की कोशिश करना। अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ ग्राफिकली, यहाँ से क्वेश्चन को रिलेट कर पाओगे आप। मैंने क्या किया, जेड को थीटा एंगल पे लिया है, सॉरी डब्ल्यू को, तो लेट से डब्ल्यू यहाँ पे, और एंगल कितना है, थीटा। अच्छा, मेरा जेड कहाँ पे जा रहा है, पाई माइनस थीटा पे जा रहा है, तो जेड कहीं यहाँ जा रहा होगा। अच्छा, दोनों की लेंथ बराबर है, ये भी आर लेंथ पे, ये भी आर लेंथ पे,
और ये कौन है मेरा, जेड है। ठीक है, अब बताओ जेड और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है, दोनों की लेंथ बराबर है, एंगल में डिफरेंस क्या है, ये पाई माइनस थीटा का है, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा। तो अब बताओ मैं जेड को डब्ल्यू से कैसे लिंक करूं, जेड को डब्ल्यू से कैसे लिंक करूं। तो मैं एक काम एग्जाम्पल समझना हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा डब्ल्यू लेट से एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड क्या होना चाहिए, एक्स माइनस आयोटा वाई, नहीं माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स की जगह माइनस एक्स हो गया होगा। अच्छा, डब्ल्यू की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी जगह डब्ल्यू लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूं, तो देखो एक्स माइनस कॉमन ले सकते हैं। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है, ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। तो जेड इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डब्ल्यू बार, जेड क्या हो जाएगा, माइनस का डब्ल्यू बार हो जाएगा। समझ में आया, बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, कि आपके दोनों के एंगल पाई होने चाहिए। तो पाई कब हो सकते हैं, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में, तो एक थीटा एंगल बनाएगा, एक पाई माइनस थीटा एंगल बना देगा, तो एक फर्स्ट और सेकंड में होना चाहिए। अब फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट से सेकंड जाने पे तो एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया होगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो उसका कॉन्जुगेट पार्ट बन जाएगा, राइट है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अप्रोच करिए, क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन और आ गया आपके सामने, जेड डब्ल्यू विद कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड बार इज इक्वल टू आयोटा डब्ल्यू बार और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई दे रखा है। ठीक है, अच्छा आपको ये थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड पता होनी चाहिए कि आर्ग्यूमेंट में लॉगरिथम जैसा कॉन्सेप्ट चलता है, यानी आर्ग्यूमेंट में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो आप लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू पाई। थोड़ा सा आपको आइडिया अगर है तो आइलर के अंदर क्या होता है, ई होता है, तो ई में ई की पावर आयोटा थीटा होता है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट ऐड होते हैं। नहीं समझ में आया, बात समझ में आ रही, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करके फिर उसका आर्ग्यूमेंट निकालो, तो ये बात बिल्कुल वैसी ही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट निकाल के उनको ऐड कर दो, क्योंकि एक होगा ई की पावर आयोटा थीटा 1, दूसरा होगा ई की पावर आयोटा थीटा 2, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। तो सिंपली आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू लिख सकते हो। तो इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। चलिए अब मुझे क्या करना है, जेड की आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड चाहिए, तो यहाँ से आपको ये डब्ल्यू को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करेंगे, ये इंफॉर्मेशन की मदद से। देखिए जेड बार कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे तो माइनस का आयोटा डब्ल्यू बार। अब मुझे जेड चाहिए तो दोनों साइड कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, आयोटा की जगह बताओ कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या करेंगे, माइनस आयोटा डब्ल्यू बार के ऊपर लगा देंगे। अच्छा, आयोटा आयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है माइनस आयोटा, आयोटा कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा कॉन्जुगेट आयोटा हो जाएगा, तो ये आयोटा डब्ल्यू आ जाएगा। अब मुझे डब्ल्यू लिखना है तो डब्ल्यू कितना लगेंगे, जेड अपॉन आयोटा, और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो मैं डब्ल्यू की जगह माइनस का आयोटा जेड लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, डब्ल्यू की जगह माइनस का आयोटा जेड लिख सकता हूँ। चलिए अब ये एक रिलेशन मेरे पास में आ चुका है। अब मैं गिवन इन्फॉर्मेशन, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, ये तो कॉन्सेप्ट समझाया था, ये कितना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू इक्वल टू कितना है, पाई दे रखा है। अच्छा आप एक काम करो, ये डब्ल्यू की जगह माइनस का आयोटा जेड लिख दो, तो कितना हो जाएगा, आयोटा जेड स्क्वायर पाई। अब मैंने जस्ट अभी जो बात बोली थी उस पर फिर से आ रहा हूँ कि इसको अलग अलग करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई। अब बच्चे बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा माइनस आयोटा कितना होगा, भाई माइनस आयोटा कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस से नीचे, तो इसका एंगल कितना बनेगा, माइनस का पाई बाय 2 बनेगा, नहीं बनेगा, माइनस आयोटा कहाँ पर है, राइट हियर इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, तो उसका एंगल कितना बनता है रियल एक्सिस के साथ में, माइनस का पाई बाय 2, तो ये वाली वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, माइनस का पाई बाय 2, और इसमें लॉग की प्रॉपर्टी जैसा काम करता है, तो 2 आगे आ जाएगा और एक पाई, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, उम्मीद है ये उधर जाएगा तो 3 पाई बाई 2, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो समझ में आ गया, यहाँ पे बेसिकली क्या करना था, आपको दो क्वेश्चन समझाए। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे ये पता था कि मॉडुलस बराबर है, इसलिए मैंने ज्योमेट्री यूज कर ली। यहाँ पे मॉडुलस का कोई रिलेशन नहीं पता है, यहाँ पे कॉन्जुगेट के साथ में रिलेशन है, इसलिए ओमेगा
के साथ में माइनस ए रख के आपको यहाँ पे समझा दिया, राइट। उसको और तरीके से कर सकते हो, मैंने एक अप्रोच बता दिया आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक लोकस की मदद से कर सकते हैं और एक तरीका है आप इनइक्वालिटी को लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर किसी जगह सर्कल जैसी फील आती है तो वहां पे लोकस को यूज करिए, और जैसे कि दो मॉडुलस का एडिशन वगैरह हो रहा हो तो फिर वहां पे आप इनइक्वालिटी को यूज करेंगे। दो मॉडुलस का एडिशन जैसा कॉन्सेप्ट चल रहा हो तो वहां पे क्या करेंगे, इनइक्वालिटी यूज करेंगे। यहाँ पे सर्कल जैसी फील आ रही है तो किसको यूज करेंगे, तो यूज करेंगे हम लोकस को। अब बताओ आपको ये वाली स्लाइड पता है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेसिक से समझाता हूँ, पीछे वाली क्लास ये जस्ट आपको यहाँ पे समझाया था मैंने, ये वाली इस स्लाइड के अंदर जो भी लिखा है ये आपको पता होना चाहिए कि z माइनस जेड नॉट लेस देन हो तो इंटीरियर ऑफ सर्कल होता है, z माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन ए हो तो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल होता है, और z माइनस जेड नॉट इक्वल टू ए हो तो ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कल कौन सा है, जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस कितनी है ए। ये इतनी बात आप अगर ध्यान रखते हो तो फिर मैं आगे आपको जब जो भी बात समझाने वाला हूँ वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, ये वाली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, ये क्या कहना चाह रही है, ये एक सर्कल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सर्कल, और लेस देन है और इक्वल टू भी है तो सर्कल की सरकमफेरेंस और अंदर वाला पार्ट भी शामिल हो रहा होगा, राइट। तो अब आप बताओ इस सर्कल का सेंटर कितना है, मुझे पहले सीधी सी बात बता दो सर्कल का सेंटर कितना है। तो सर्कल का सेंटर, सेंटर यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस का 4,0 है और रेडियस कितनी है 3 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। जेड माइनस जेड नॉट लिखो तो माइनस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 लिखना पड़ेगा मुझे। तो -4,0 रियल पार्ट -4 और इमेजिनरी पार्ट 0। तो सर्कल का सेंटर कितना है, -4,0। अब ध्यान से समझना जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ही इजी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेसिकली डायग्रामेटिकली ये एक्सप्रेस कैसे की जाएगी। -4,0 और रेडियस 4 है तो -4,0 कहीं यहाँ होगा और रेडियस 3 है तो एक पॉइंट यहाँ बनेगा और एक यहाँ और एक ऐसे सर्कल बन जाएगा। कोई बताएगा ये वाला पॉइंट कितना आएगा, तो आप बताओगे सर कि -1,0 और ये वाला पॉइंट अगर लिखना है तो -7,0 आएगा। आएगा नहीं आएगा। अब बच्चों ध्यान से सुनो, इस सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वो मुझे जेड मानना है। इस सर्कल की बाउंड्री या अंदर, इस सर्कल की बाउंड्री या अंदर जो भी पॉइंट आएगा, सर्कल की बाउंड्री या सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट आएगा उसको मुझे जेड मानना है। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि वो लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स वाई क्या होंगे, सर्कल की सरकमफेरेंस या अंदर आने वाले पॉइंट होंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, z+1 यानी इस सर्कल की बाउंड्री या अंदर आने वाला कोई पॉइंट पकड़ना है जो कि कहां से डिस्टेंस रख रहा है, +1 से। z+1 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -1, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -1। तो बताओ डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -1 कितना होगा। तो आपको -1, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसे देखिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। एक मिनट में जो कलर यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा प्लीज। हाँ ये हो गया कलर चेंज, ठीक है। तो अब ये जेड कहाँ है, पहले बताओ ये वाला जेड कहाँ है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जेड कहाँ होगा, ये जेड होगा सर्कल पे, ये जो मैंने सर्कल बना रखा है इस सर्कल के ऊपर होगा कहीं या सर्कल के अंदर होगा। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है -1,0। तो ये तो पॉइंट है बच्चों आपका, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस सर्कल के अंदर या सरकमफेरेंस के ऊपर कोई पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी और वो मैक्सिमम होनी चाहिए। बताओ इस सर्कल के ऊपर और ये फिक्स पॉइंट से ऐसी जेड बताओ कि मैक्सिमम डिस्टेंस रखें। तो अगर कोई मैंने यहाँ पे ले लिया तो ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर की जाएगी, अगर मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया तो डिस्टेंस ये होगी, ऐसे ये वाली डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पॉइंट फिक्स है लेकिन जेड मूव कर रहा है, ऐसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस कब मिलेगी बताओ, जब मेरा जेड यहाँ पहुंच जाएगा, जेड मेरा यहाँ पे होगा तब मुझे यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगी। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, आप देख पा रहे हो डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस डायमीटर के इक्वल होगी। अब जैसे नीचे जाएगा तो डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पता करनी थी जेड की इस -1,1 के साथ, -1,0 के साथ में। तो z+1 की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, डायमीटर के बराबर होगी, और डायमीटर कितना है 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। -1,0 फिक्स पॉइंट है
और जेड इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है या अंदर घूम रहा है, तो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। वो कब होगी, जब डायमेट्रिक, हाँ, डायमीटर के अलोंग ऑपोजिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, 6 है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम की जगह मिनिमम पूछते तो मिनिमम कितनी हो गई, वो 0 हो जाती, क्योंकि ये पॉइंट इसी के ऊपर आ जाता। ठीक है, सर्कल के ऊपर जेड रहने वाला, जेड कहीं नहीं जाने वाला है। अब एग्जाम में आप सोचिए जरा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ऐसा पूछ लेते, z+2 से डिस्टेंस पूछते तो, z+2 से डिस्टेंस पूछते तो आपका पॉइंट कहाँ पहुंच जाता, यहाँ पहुंच जाता, यहाँ पहुंच जाता। अब बताओ डिस्टेंस निकालते तो ये वाली डिस्टेंस तो क्या होती, मिनिमम होती, ये -2,0 है, तो मिनिमम डिस्टेंस तो 1 आ जाती और मैक्सिमम अब होती है। तो मैक्सिमम कितनी हो जाती है, देखो यहाँ से ये वाला पार्ट तो कम कर दियो डायमीटर में से, तो 1 कम कर देंगे तो 7 आ जाएगा, कितना आएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर 6 का है, तो 6 में से 1 को कम कर देंगे। ठीक है, ऐसे ये कुछ भी हो सकता था, ये पॉइंट मान के चलो ये ऐसे दे देते, z-2 दे देते, तो ये पॉइंट आपका 2,0 हो जाता, तो आपकी मिनिमम डिस्टेंस ये वाली होती, ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाती, कितनी होती मिनिमम डिस्टेंस, z के 2,0 से ये होता थी 3, और मैक्सिमम कितनी होती, मैक्सिमम तो आपकी हो जाती 7, 7 नहीं, मैक्सिमम हो जाती कितनी, डायमीटर +3, तो 6 + 3 9 हो जाती, कितनी हो जाती 9। समझ पा रहे हो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारा मोड z ग्रेटर देन 2 है। अब मोड z ग्रेटर देन 2 का मतलब ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसके आउटर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा z-0 ग्रेटर देन 2। तो एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा, और इस सर्कल का सेंटर कहाँ है, इस सर्कल का सेंटर 0 पे, सेंटर 0 पे, और रेडियस कितनी है 2, तो 2 रेडियस, और ऐसा एक सर्कल बनाएंगे। और इसके बाहर वाले पोर्शन या उसके इनसाइड वाले, सॉरी सरकमफेरेंस, ये सारा पोर्शन होगा जिसके, जहाँ पे जेड रह सकता है। ये मैंने पोर्शन बनाया, यहाँ पे मुझे जेड लेना है या सर्कल के ऊपर लेना है, ये जो आउटर पार्ट है उस जगह पे मेरा जेड रह सकता है। ये जो जेड बेसिकली यहाँ पे जेड लिखा गया, ये जेड या ये एक ही बात है, तो जेड कहाँ होगा, इस बाउंड्री के ऊपर कहीं पे होगा। अब नीचे क्या लिखा गया, z+1/2, यानी z की -1/2 से डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, z की -1/2 से डिस्टेंस। तो -1/2 तो आपका कोई पॉइंट होगा, तो -1/2 पॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ होगा। चलिए पहले तो ये बताओ, ये कितना आपका 2,0 है, ये कितना है -2,0। अच्छा -1/2 यहाँ होगा फिर। अब बताओ, ये जो बाहरी पोर्शन है या सर्कल की सर्कमफेरेंस में, यहाँ पे कोई जेड सेलेक्ट करना इस रीजन से, यानी यहाँ पे किसी पॉइंट को आप सेलेक्ट करिए और -1/2 से डिस्टेंस मेजर करिए, और वो डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। तो बताओ, मैंने सपोज करो यहाँ पे ले लिया, अब यहाँ पे फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। अब मैंने मान के चलो पॉइंट यहाँ ले लिया, सपोज यहाँ ले लिया, तो उसकी डिस्टेंस ये कही जाएगी, क्या समझ पा रहे हो, यहाँ पे ले लिया तो ये डिस्टेंस कही जाएगी। सपोज करिए मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ पे, तो डिस्टेंस कौन सी कही जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। तो ये कुछ अलग अलग डिस्टेंस आ सकती है, मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, तो ये डिस्टेंस ऐसे ही बोली जाएगी, तो ये तो बढ़ती जा रही है। अब बताओ मिनिमम कब आएगी, आप खुद सोचोगे मिनिमम तभी आएगी जब आपका पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा। जब मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, अब बताओ ये वाली डिस्टेंस ये मिनिमम है या नहीं, और जितनी भी डिस्टेंस आप पॉइंट सेलेक्ट करके लोगे तो वो मैक्सिमम आएगी, मतलब अलग आएगी। लेकिन उन सब में सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस वही है जब यहाँ से आप मेजर करोगे, और कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर नहीं आएगी। आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करिए और बताने की कोशिश करो। तो ये कितना क्या पॉइंट है, -2,0 है, और ये -1/2,0 है, तो ये डिस्टेंस बेसिकली कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी 2 - 1/2, यानी 3/2 डिस्टेंस है। कितनी है, 3/2 डिस्टेंस है, यानी मेरी मिनिमम डिस्टेंस 3/2 तो होगी। अब कोई पूछे मैक्सिमम कितनी होगी, तो मैक्सिमम का कोई पता नहीं है, क्योंकि जितना दूर जाओगे उतनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो मैक्सिमम तो अनडिफाइंड है, लेकिन मिनिमम फिक्स है कि 3/2 तो आएगी आएगी। क्योंकि देखो आपका जेड इस सर्कल के अंदर तो आएगा नहीं, जो कंडीशन दे रखी है रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग। अब सर्कल के अंदर नहीं आएगा तो वो बाहर ही रह सकता है, तो अब बाहर रहेगा तो मिनिमम इतना डिस्टेंस पे तो रहना ही पड़ेगा -1/2 से। आप होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन, ये तो गलत है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन, लेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, इज इक्वल टू 5/2 ये भी नहीं। अच्छा मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो लाइज इन द इंटरवल, इंटरवल 1/2 से 3/2,
ये 3/2 आ रही है, ठीक है, ये वाला सही है। ये वाला स्ट्रिक्टली लिखा है इसलिए गलत हो गया, स्ट्रिक्टली लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। ग्रेटर देन है, यहाँ पे एग्जैक्टली 3/2 मिल रही है, राइट। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोसीजर देखा था। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही पार्ट है, लेस देन वाला है। तो लेस देन जब भी बोले तो सर्कल या सर्कल के इनसाइड वाला पार्ट, तो बताओ इस सर्कल का सेंटर कितना है बच्चों। अब तो फटाफट बोलते हो, सर्कल का सेंटर कितना है, 3,2 है, और रेडियस कितनी है, 2 है। एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करना, ताकि आपको सिमेट्रिसिटी से पता लग जाएगा। अच्छा, इसको जब ड्रॉ करूंगा तो सेंटर कितना है, 3,2 है, 3,2, ये 3 और इधर से 2, ये सर्कल हो गया। अच्छा, रेडियस भी 2 है, और ये ऊपर भी हाइट भी कितनी है इसकी, वाई का कोऑर्डिनेट भी 2 है। तो ऑब्वियसली बात है, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ से अगर मैंने सही सर्कल बनाया है तो चलिए अब जैसे बना देते हैं। क्या इतना समझ में आ गया। ये जो सर्कल है, अब बताओ लेस देन है तो आपका जेड कहाँ होगा। अब मुझे समझाओ जेड कहाँ होगा, या तो सर्कल के ऊपर होगा या सर्कल के अंदर हो सकता है, सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर जेड की रहने की पॉसिबिलिटी है, या जेड आपको ये भी मिलेगा। अब आपको इससे डिस्टेंस निकालनी है। अब जिससे डिस्टेंस निकालनी है तो आपका जेड तो इसी के अंदर होगा या बाहर होगा, लेकिन डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस जैसे फॉर्मेट में लिखो पहले तो डिस्टेंस लिखते समय क्या करते हैं अपन, जेड माइनस जेड नॉट लिखते हैं, तब डिस्टेंस और इक्वल टू कुछ आ जाए तो सर्कल। तो इसको डिस्टेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे 2 कॉमन लूंगा तो z-3 और ये 5 आयोटा बाई 2, ध्यान से समझना, मैंने क्या कर दिया, 2 कॉमन ले लिया है। अब क्या करना है आपको, z की यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, किससे डिस्टेंस निकालनी है, 3, -5/2 से। z की कहाँ से डिस्टेंस निकालनी, 3, -5/2 से डिस्टेंस निकालनी है और उसका दुगना कर देना है। तो पहले तो आपको जहाँ से डिस्टेंस निकालनी है उस पॉइंट को फिक्स करिए भाई, ये तो पॉइंट फिक्स है, तो ये पॉइंट कौन सा है, 3, -5/2। तो ये जस्ट ऊपर 3/2 है, तो इसी के ऑपोजिट नीचे आ रहा हो भाई, ये आपका 3 और माइनस का 5/2। अब बताओ आपको z सेलेक्ट करना है और इस पॉइंट से क्या करें, मिनिमम डिस्टेंस पे रहे। आपको z सेलेक्ट करना है और इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे रहे। तो मेरा z कहाँ कहाँ आ सकता है, देखो z सपोज करिए मैंने यहाँ रख लिया, यहाँ ले लिया, तो इसकी डिस्टेंस कुछ ऐसे मेजर की जाएगी, भी नहीं होगी, तो ये डिस्टेंस आएगी। सपोज करिए मैंने z यहाँ ले लिया, तो इसकी डिस्टेंस ऐसे ली जाएगी, ऐसे कुछ लेने की कोशिश करेंगे। सपोज मैंने z यहाँ ले लिया, तो ये डिस्टेंस कुछ ऐसे बनने की कोशिश करेगी। अब बताओ इन सभी डिस्टेंस मिनिमम कब होगी, जब मेरा z यहाँ होगा, समझ पा रहे हो, z जब यहाँ होगा तो ये डिस्टेंस सबसे मिनिमम है, ये डिस्टेंस सबसे मिनिमम है z की। भाई z जस्ट यहाँ पे सामने होगा इस पॉइंट के, तभी तो डिस्टेंस मिनिमम होगी, अदरवाइज तो सारी डिस्टेंस उससे तो ज्यादा ही आ रही है। तो बस आपको z माइनस इसकी डिस्टेंस बतानी, तो ये वाला पार्ट कितना है, तो ये देखो जस्ट ऑपोजिट है, ये वाला पॉइंट कितना है, 3,0 है, तो ये डिस्टेंस आपकी 5/2 आएगी। कितनी आएगी डिस्टेंस, 5/2, यानी ये पार्ट अंदर वाला पार्ट 5/2 होगा मिनिमम में, और उसके साथ में 2 मल्टीप्लाई है, तो मिनिमम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 डिस्टेंस आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के अंदर जेड की पॉसिबिलिटी देख रही है, और उन पॉसिबिलिटी में ऐसा जेड सेलेक्ट करना है जो गिवन पॉइंट के साथ में मिनिमम डिस्टेंस रखें। तो पहले गिवन पॉइंट को मार्क करिए और उस जेड को सर्च करके दोनों को ज्वाइन करिए जो मिनिमम दिखे आपको एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो जाता है, राइट। तो होपफुली मैं आपको पॉइंट जो समझाना था वो समझा पाया हूँगा, ठीक है। अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो हम और आगे क्वेश्चन जाके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर इस पॉइंट पे और कुछ इलेबोरेट करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, z1 इक्वल टू 12 है, ध्यान समझना, z1 इक्वल टू 12। अच्छा, अब तक तो मैं z में चल रहा था, अब z1 दे दिया है, तो z1 इक्वल टू 12 है, क्या समझोगे बताओ, z1 इक्वल टू 12 क्या समझेंगे भाई। मैंने क्या समझा है कि अगर आपको z माइनस जेड नॉट बोला है तब तो z की z नॉट से डिस्टेंस की बात हो रही है, और अगर ऐसा लिखा है उसके इक्वल टू a लिख दिया तो z नॉट सेंटर है और a रेडियस है। तो ये कौन सा वाला केस, इसी टाइप का तो केस है, यानी z1 एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस 12 है। क्या बात समझ पाई, एक सेंटर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा हो जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस आपकी 12 है। इतनी बात समझ में आपके आगे क्या। अब बताओ अगर मैं इसको 0, 0 और सर्कल 12 रेडियस का मार्क करूं तो काफी बड़ा सर्कल सा बनना चाहिए,
तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री को अच्छे से एलोबरेट करने के लिए मार्क कर लेता हूँ और उनको आपस में मिलाता हूँ। एक सर्कल बन गया ऐसा। अच्छा, इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे आने वाला पॉइंट क्या होगा मेरा? इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे आने वाला हर एक पॉइंट Z1 से रिप्रेजेंट होगा। क्या आप बात इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट को मैं Z1 से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? Z1 से रिप्रेजेंट करूंगा। समझ में आ गया? मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूंगा वो Z1 कहलाएगा। मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे Z1, इतने Z1 में से एक Z1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है? एक सर्कल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ इसका सेंटर कितना है? तो आप कहोगे सेंटर सर इसका 3,4 है और रेडियस कितनी है? 5 है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से इस पॉइंट को समझ पाए कि यहाँ पे सर्कल जो बनेगा वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पे सर्कल का सेंटर कितना है? 3,4 और रेडियस 5 है। तो ये हम अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये वाला पॉइंट 12,0 है हमारा, ये 0,12 है और इसकी सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट आएंगे उसको Z1, ये Z2 है। तो मैं Z2 वाला सर्कल बनाऊंगा, रेड कलर से बना रहा हूँ, समझना। तो सेंटर कितना है? 3,4 है। तो ये 3, यहाँ से देखेंगे तो 3 इधर से और इधर से 4, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 3,4। अच्छा, ये पाइथागोरस की मदद से कितना होगा? 5 ही होगा। 3,4 को पाइथागोरस देखिए तो 5। अच्छा, इस सर्कल की रेडियस भी 5 है। तो अगर ये सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है और ये डिस्टेंस 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है सर्कल कुछ ऐसा बना होगा। ऑब्वियस सी बात है सर्कल कुछ ऐसा बना होगा। क्या समझ में आया भाई? ये इस ओरिजिन से पास हो रहा होगा क्योंकि रेडियस 5 है और सेंटर 3,4 है। तो सेंटर को वहां से ओरिजिन से मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो एक तरह से रेडियस बन गई वो। अच्छा, इसकी बाउंड्री पे जो आने वाला पॉइंट होगा, इसकी बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो वो सारे पॉइंट को मैं किस फैमिली के नाम से बोलूंगा? Z2 की फैमिली के नाम से बोलूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब क्या बोल रहे हैं आपको? बड़े वाले सर्कल की फैमिली में से एक Z1 लेना है और छोटे वाले सर्कल की फैमिली में से एक Z2 लेना है और दोनों का डिफरेंस लेना है और वो मिनिमम आना चाहिए। तो आप बाई चांस कोई भी, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया इधर का और एक यहाँ से पॉइंट ले लिया, तो इनके बीच की डिस्टेंस ऐसे ली जाएगी। तो ये डिस्टेंस कुछ आ रही है मेजरली, देखो एक Z1 मैंने यहाँ ले लिया और इस पर Z2 ले लिया, डिस्टेंस आएगी। लेकिन इन डिस्टेंस में जो मुझे मिनिमम चाहिए तो एक ये भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम कब होगी बताओ बच्चों? बताओ मिनिमम ये होगी। देखो ये दोनों ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे एक Z1 होगा और इधर एक Z2 होगा, तो इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा वो मिनिमम होगा। इन दोनों को ज्वाइन करूंगा वो क्या होगा? मिनिमम। अब ये दो पॉइंट है, अब दो पॉइंट के बीच का गैप क्या होता है? उनकी डिस्टेंस होती है। तो मुझे Z1 माइनस Z2 मिनिमम चाहिए, तो बेसिकली ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इसका एक तरीका है, समझने की कोशिश करना। अब बताओ यहाँ से लेके और यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस में जो मार्क कर रहा हूँ ये डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहोगे सर ये तो 12 है, सर्कल की रेडियस से 12 है। अच्छा, और ये अंदर अंदर जो सर्कल बना है उसे सर्कल के Z2 तक जाने के लिए ये वाला पार्ट कितना है? ये वाला पार्ट ये कितना है? तो आप कहोगे सर ये तो डायमीटर के बराबर है, यानी 10 है, ये 10 है। तो बताओ Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 आपका 12 माइनस 10 होगा कि नहीं होता? ज्योमेट्री से समझ में आ रहा है? 12 माइनस 2, 12 माइनस 10, तो 2 होगा नहीं होगा? तो ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। समझ में आया? अब कोई पूछे मैक्सिमम कितनी होगी, कोई पूछे कि Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम बच्चों ये तब होगा जब आपका Z2 तो यही रह जाए और Z1 यहाँ से घूमता 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 यहाँ पहुंच जाए और बिल्कुल यहाँ पहुंच जाए। अब आप Z1 को सिलेक्ट करिए और इनके बीच का फासला निकालने की कोशिश करें। ये यहीं पे और ये और ये मैं जो कांटा ऐसे जो बना रहा हूँ और इनको जब ज्वाइन करेंगे तो ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। देख लो तो ये कितनी डिस्टेंस है? तो बड़े वाले का डायमीटर देख लो और उसमें से जो मिनिमम वाला पार्ट है वो हटा दो। बड़े वाले का डायमीटर कितना है? 24 है और उसमें से छोटा वाला पार्ट है अभी जो हमने निकाला Z1 माइनस Z2, उसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगी? या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट कितना है? ये पार्ट 12 है और ये अंदर वाला पार्ट कितना है? 10 है। तो 12 प्लस 10 22। तो Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो 22 और मिनिमम पूछ रहे हैं इसलिए 2 आएगा। समझ में आया? होपफुली मैं आपको पॉइंट अच्छे से समझा पाया हूँ मैंने।
मुझे पक्का भरोसा है कि अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ और आपको पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे जो बात लिखी गई है, अब मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस के टाइप की क्वेश्चन है। अब आपको समझना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जेड बार इज इक्वल टू 3 आयोटा 25 अपॉन 3 प्लस जेड प्लस 3 आयोटा। जेड कैन नॉट एक्सीड, यानी जेड की वैल्यू किसी ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो इसका एक तरीका है, इसको आप सिंप्लीफाई करो और जेड निकालने की कोशिश करो। तो ये जेड बार माइनस 3 आयोटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जेड प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू कितना है 25। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसमें और कुछ जैसी बात नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो बताओ ये कितना होगा, जेड और जेड बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 3 आयोटा और जेड बार माइनस जेड 3 आयोटा, और कितना हो जाएगा 9, इन 9 आयोटा स्क्वायर माइनस का तो प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 25। तो जेड और जेड बार प्लस ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, देखो इसमें से 3 आयोटा कॉमन आ रहा है, तो कितना होगा जेड बार माइनस जेड इक्वल टू 16। अच्छा बताओ, जेड इक्वल टू मेरा एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार कितना हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। अब समझना कि जेड बार माइनस जेड कितना होगा, तो 2 आयोटा वाई होगा कि नहीं होगा, जेड माइनस जेड बार कितना होगा 2 आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब 2 आयोटा वाई यहाँ पे हो गया, तो ये जेड बार प्लस 3 आयोटा और माइनस 2 आयोटा वाई, ये समझ गए। अच्छा ये देखो, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, ये कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू 16, 6y। ठीक है, ये 6 और माइनस आयोटा स्क्वायर वो प्लस 1 हो जाएगा और y तो वही रहेगा। अरे ये तो सर्कल बन गया, ये क्या बन गया सर्कल। अब सर्कल बन गया, अब समझना, अब यहाँ से बहुत मजेदार बनने वाला है। सर्कल बन गया तो सर्कल का सेंटर कितना है, ये जो सर्कल बना है ऐसे तो बना है, तो इधर कितना हो जाएगा 9 क्या होगा, तो इधर कितना आ जाएगा भाई, आपने एक्स वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा होगा तो प्लस 9 लिया होगा, तो इधर से 25 हो जाएगा। राइट, 9 ऐड कर दिया, तो सेंटर कितना है बेसिकली 0, है और रेडियस कितनी है 5 है। ठीक है, अब मैं समझाऊं कि आपको क्या इसमें क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका एक सर्कल है, एग्जैक्ट डायग्राम बनाते हैं। 0, क्या है सेंटर है, तो 0, कहाँ बनेगा बताओ पहले तो। 0, सर्कल का सेंटर रखना है, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा कहीं पे, तो यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो यहाँ ये 0, अच्छा रेडियस कितनी है 5 है, तो एक पॉइंट तो एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, तो ऐसा एक सर्कल बनना चाहिए। अगर समझ में आया है तो कोई बताएगा ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा, यहाँ से 5 ऐड करेंगे तो 0, और इधर से 5 ऐड करेंगे तो 0, -8। इतना समझ में आ गया। अच्छा बताओ, इस सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट घूम रहा होगा वो क्या होगा जेड होगा। इस सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट घूम रहा होगा वो क्या होगा जेड होगा। भाई इस सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट आ रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, जेड के बोलेंगे। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस, इस जेड का मतलब क्या है, मोड जेड का मतलब क्या है, इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे जो भी पॉइंट होगा उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो बताओ, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे मैंने सेट कर लिया तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, बाकी तो सारी डिस्टेंस अलग आ रही है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी 2 से तो ज्यादा ही होगी, यानी मोड जेड की वैल्यू क्या होगी 2 से तो ज्यादा ही होगी। आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो 2 से ज्यादा आएगी। ऐसे घूमता जाएगा, ऐसे सारे पॉइंट आप अगर कनेक्ट करोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आएगी, तो आप देखोगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए बनेगा। तो कितनी डिस्टेंस है, ये 8 है, कितनी 8 है, तो आपका मोड जेड बच्चों, मोड जेड की वैल्यू 8 या 8 से तो कम होगी, या 2 या 2 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो कभी भी ये 8 से ज्यादा तो नहीं होगी, 8 से ज्यादा नहीं होगी। उम्मीद है मैं आपको पॉइंट ये क्लियर कर पाया होगा। सर्कल का सेंटर आ जाए, सर्कल का सेंटर आने के बाद में जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसी को हम क्या बोलते हैं जेड बोलते हैं, अगर इक्वल टू का साइन है। अगर इनइक्वलिटी का साइन है
तो लेस देन के लिए इनसाइड या सर्कमफेरेंस को बोलते हैं इक्वल टू लगा हो तो, वही लेस देन लगा हो तो, और ग्रेटर देन में आउटसाइड बोलते हैं। उस बाउंड्री के अंदर आपको कोई पॉइंट सेलेक्ट करना है जो कि गिवन पॉइंट से डिस्टेंस आपको मेंटेन करवा रहा होगा कहीं कहीं से, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड z प्लस z माइनस 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 z आ गए। अब इस जगह पे मैं लोकस को यूज नहीं कर सकता, अब तक तो लोकस यूज कर रहा था, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनइक्वलिटी यूज करेंगे। जब भी लोकस यूज नहीं करोगे तो उसकी जगह आप इनइक्वलिटी यूज करने की कोशिश करना, ठीक है। अब इनइक्वलिटी कैसे यूज करते हैं समझिए। तो देखिए यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने दो रिजल्ट आपको समझाए थे, z1 प्लस z2, ये ऑलवेज लेस देन होता है मोड z1 प्लस मोड z2, और ग्रेटर देन होता है मोड z1 माइनस मोड z2 से। और ऐसे डिफरेंस के लिए भी बताया था, सेम यही होता है, मोड z1 प्लस मोड z2, ठीक है। अब आपको खुद सोचना है कि मुझे कौन सा रिजल्ट यूज करना है जिससे मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये तो राइट वाला पार्ट हो गया, ये राइट साइड वाला पार्ट हो गया। अब मुझे इनसाइड में इससे काम चलाना है कि इससे चलाना है। तो देखिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या है, z1 की जगह मैं z लिखूंगा, और z2 की जगह क्या लिखूंगा, z माइनस 2 आयोटा। अगर मैं z1 माइनस z2 लिखता हूँ तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 2 आयोटा, और उसका मॉडुलस लिखेंगे, क्या करेंगे z1 माइनस z2, इसका मॉडुलस लिखेंगे, फिर 2 आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, इन्हें नीचे वाली इनइक्वालिटी काम में लेनी पड़ेगी। तो देखिए इसको देखेंगे तो z1 माइनस z2 का मॉडुलस, इसकी जगह 2 रख देते हैं 2, और ये ऐसे रख देते हैं z1 की जगह z, और z2 की जगह z माइनस 2 आयोटा। अब क्या कह रहे हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो बताओ। इस इनइक्वालिटी को देखोगे तो 2 लेस देन इससे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ऐसे समझ में आ रही है। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्या बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ पे इनइक्वालिटी से काम क्यों चला रहे हैं, प्लस वाली इनइक्वालिटी के माइनस वाली, तो यहाँ पे प्लस से काम चल रहा है क्योंकि हमें डिफरेंस करने से एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। एडिशन से तो ये कितना हो जाता है 2z माइनस 2 आया था, फिर उसकी वैल्यू कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं, तो देख लेना आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किससे मैनिपुलेशन हो रहा है, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये अभी पटाई का प्रॉब्लम आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ताकि मेरे पास में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू का मॉडुलस दे रखा है, डिफरेंस की वैल्यू का मॉडुलस दे रखा है, तो यहाँ से आपको सीधा सीधा पता लग रहा है किसके बारे में, आपको सेकंड इनइक्वालिटी या फर्स्ट इनइक्वालिटी के बारे में पता लग रहा है। यहाँ पे मैं कौन सी लगाऊं, फर्स्ट या सेकंड, डिफरेंस है तो डिफरेंस के लिए आप सेकंड वाला लगाओगे। तो यहाँ पे बताओ, जब मैं डिफरेंस के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे पास में z1 क्या होगा, मोड z होगा, और z2 कितना होगा, 4/z होगा। अब मैं ये वाली इनइक्वालिटी लगाना चाहूंगा, आप एडिशन से कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखना चाहिए। अब देखो इस जगह पे ये वाली वैल्यू कितनी है, 2 है, लेस देन मोड z1, z1 किसको माना मैंने, z को, तो इसका मॉडुलस मोड z, और z2 का मॉडुलस लिखेंगे तो 4/मोड z, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, मोड z माइनस 4/मोड z, ठीक है। अब इस वाले को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे देखोगे न, तो ये आपको कॉन्सेप्ट किसे क्या समझ में आया है। चलिए, क्योंकि मॉडुलस और ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2 लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस वाले पार्ट को देख लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, राइट साइड वाला पार्ट। तो मैं उसको पलट के लिख रहा हूँ, मोड z प्लस 4/मोड z इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, इज ग्रेटर देन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाएगी ये, और मोड z स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई का 2 और लेफ्ट में ले लिया, तो 2 मोड z प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब याद करो, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है इनइक्वालिटी के फॉर्म में, और जिसके रूट आपको डायरेक्टली इंटीजर में नहीं मिले तो क्या करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि यदि मेरा पास में x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 है, और जिसमें एल्फा की वैल्यू एल्फा लेस देन बीटा है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या आता है, x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से एल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट। ये आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है और जिससे अल्फा बीटा निकालनी है। तो मोड z स्क्वायर माइनस 2 मोड z प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो मोड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोड z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 प्लस माइनस 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 प्लस माइनस 4 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा,
अच्छा बाई चांस यहाँ पे तो क्या है, ये इसका क्वाड्रेटिक डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो भाई डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो ये तो ऑलवेज ऑलवेज है, ठीक है, ऑलवेज है, ठीक है। तो अब आपको इस पे आना पड़ेगा, इस वाले रिजल्ट पे। तो यहाँ पे कितना लिखा है, मोड जेड माइनस 4/mod z और लेस देन 2, देख पा रहे हो, यहाँ पे लेस देन 2 लिखा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने अभी जस्ट बताया था वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मोड जेड स्क्वायर टू मोड जेड माइनस 4 लेस देन 0। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ, अगर x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा लेस देन 0 है तो आपके रूट क्या होते हैं, बीटा से एल्फा के बीच में होते हैं। बस कंडीशन वही है कि अल्फा लेस देन बीटा है। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, रूट निकाल लेते हैं और उनके बीच में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूँ पर समझ जाओगे आप। अच्छा दोनों रूट के बीच में आएगा तो आपको दोनों रूट निकालने हैं। तो एक बड़ा वाला रूट क्या आएगा, आप यहाँ पे सीरीज रचर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो 2 प्लस अंडर रूट 4 प्लस बाई 2, और इधर कितना आएगा 2 माइनस 4 प्लस 16/2, ठीक है। अब देखो ये मोड जेड है, यहाँ पे मोड जेड लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√5, इसे कट जाएगा तो 1 प्लस रूट 5, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस रूट 5। तो मोड जेड की वैल्यू 1 प्लस रूट 5 से तो लेस होगी और 1 माइनस रूट 5 से ग्रेटर होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, भाई ये तो कह रहा था मैं, तो मेरी तरफ से सब राजी, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन लेफ्ट वाला पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक पर्टिकुलर जेड की वैल्यू निकल के आएगी, मोड जेड की वैल्यू, तो वो 1 प्लस रूट 5 और 1 माइनस रूट 5 के बीच में आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस रूट 5 है, कितनी, 1 प्लस रूट 5 है। तो समझ में आ गया ये वाला पार्ट। ये कुछ बेसिक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था, तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे, राइट है, समझ गए होगे। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। अब यहाँ पे अब थोड़े 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 क्वेश्चन अलग टाइप के आएंगे आपके, तो इसको समझना कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z हैविंग मिनिमम प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड सेटिस्फाई, वही सेटिस्फाई z माइनस 5 आयोटा लेस देन 1। थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा सा लग रहा होगा लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले बताओ ये सर्कल है या नहीं, या सर्कल के इंटरनल पार्ट को रिप्रेजेंट करा हुआ। तो पहले बताओ मुझे, सर्कल का सेंटर लिखूंगा तो कितना होगा सेंटर, तो बच्चों अब समझ में आ गया 0,5 होगा, और रेडियस कितनी है 1 है। यानी एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 0,5 है और रेडियस 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है एक वाई एक्सिस पे सेंटर्ड सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस 1 है। तो एक ऐसा ही सर्कल बनना चाहिए, समझ गए। अब क्या कह रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बताओ जेड क्या होगा, बताओ जेड क्या होगा। तो जेड बच्चों आपका ये होगा जो कि या तो सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर होगा, वो जेड होगा। सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर वो जेड होंगे। अब मुझे क्या करना है, जेड वो सेलेक्ट करना है जिसका मिनिमम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो, जिसका सबसे कम एंगल बने। अच्छा एंगल जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हैं और फिर रियल एक्सिस के साथ में एंगल देखते हैं, रियल एक्सिस के साथ में। तो यहाँ पे बताओ मैं कौन सा वाला जेड लूं, मेरे पास में बहुत सारे जेड है, मेरे पास में यहाँ पे अनंत इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है जेड है। लेट से मैंने यहाँ पे कोई जेड ले लिया तो उसका एंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर कोई मैंने यहाँ ले लिया एंगल, जेड ले लिया तो उसका एंगल ऐसे बनेगा। अगर कोई मैंने जेड यहाँ ले लिया तो उसका एंगल ऐसे बनेगा, समझ पा रहे हो। तो इन सभी एंगल में जेड कौन सा लूं जिसका एंगल सबसे कम हो। तो आप बच्चों कॉमन सेंस से लगाओ, कॉमन सेंस से पता लगाओ कि कौन सा वाला आपका हो सकता है। यहाँ पे मैं बाकी चीजें मिटा देता हूँ, ये वाला तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ऑब्वियस सी बात है यही होगा, यही आपको जेड लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसका कौन एंगल क्या होगा, सबसे लेस होगा। ये एंगल सबसे लेस होगा। कितनी बार समझ में आ गई, अगर इतनी बार समझ में आ गई तो मुझे ये जेड ढूंढना है, ये जेड के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, और उसका मुझे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट निकालना है। तो ऐसा सोचिए कि मुझे यहाँ से जेड की कंपोनेंट निकालने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, तो देखिए यहाँ से इसको यहाँ से मिलाओ, एक तरह से अब ज्योमेट्री पे आ गया, इस पे आगे सर्कल की के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रेडियस कितनी है 1 है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अब बताओ ये कितनी है, सर्कल का सेंटर 0,5 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5। इसको मैं, ये ओ है, ये सी और ये पी बोल दिया, ठीक है। तो बताओ पी सी की वैल्यू कितनी आएगी,
पीसी की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 1 तो 2√6 आ जाएगी। यानी ये वाली लेंथ कितनी है 2√6 है पी से सी तक की लेंथ। अच्छा अब मुझे चाहिए क्या, मुझे बच्चों ये वाला चाहिए, इसका x चाहिए, ये x की वैल्यू चाहिए और ये y की वैल्यू चाहिए, तो मुझे z मिल जाएगा। अब कैसे निकालें ये आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल की मदद लेते हैं। लेट से ये मेरा एल्फा है, तो मैं यहाँ से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल लिख सकता हूँ। तो बताओ मुझे साइन एल्फा अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना आएगा। तो साइन एल्फा लिखना चाहें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एल्फा के और ये बेस हो जाएगा, तो 2√6/5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा कॉस एल्फा लिखना चाहें तो बच्चों कॉस एल्फा लिखना चाहें तो ये कॉस एल्फा भी हो जाएगा आपका बेसिकली। ओके अरे ये गलती कर दी मैंने, पीसी की वैल्यू, पीसी तो 1 है, ठीक है, पीसी ये ओपी है, ये ओपी है सॉरी, तो ये यहाँ पे गलती हो जाएगी क्योंकि पीसी तो रेडियस के बराबर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये ओपी है क्योंकि ये बेस वाला पार्ट। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/5, समझ गए। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 2√6/5 आ जाएगी, 2√6/5, राइट है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है रियल। मैं अगर अल्फा लिखना चाहूँ एक्स लिखना चाहूँ तो बताओ एक्स कितना आएगा ओ पी और कॉस थीटा होगा नहीं होगा, ओपी कॉस थीटा, और वाई लिखना चाहें तो ओपी साइन थीटा होगा। अच्छा बताओ थीटा प्लस अल्फा कितना है 90 है, तो मैं थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। ओपी की वैल्यू कितनी है 2√6 है, और अगर मुझे एक्स लिखना है तो ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा। भाई थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा रखोगे तो साइन अल्फा हो जाएगा। अच्छा साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 2√6 और साइन अल्फा कितना था 1/5, और ये वाले लिखेंगे तो 2√6 और कॉस अल्फा, तो 2√6 और ये हो जाएगा 2√6/5, तो 24/5। तो देख लेना इमेजिनरी पार्ट पूछा है तो 24/5 है, और रियल पार्ट पूछा है तो 2√6/5 है। तो हो सकता है यहाँ पे ये गलती रहेगी हो, इसमें रियल पार्ट पूछा होगा। क्या पूछा होगा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट आपका आ जाएगा 2√6/5। देखो ज्योमेट्री से आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन के अंदर, ज्यादा टफ भी नहीं है, बट एक बार अगर आपको ज्योमेट्री समझ में आती है तो क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम कब होगा वो पता लग जाए, फिर तो आपको सर्कल की प्रॉपर्टी के आकार कंपोनेंट लिख लेने, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। और हाँ अब ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वाले लेसन में छुड़वाया था और एक क्वेश्चन ये है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा कब, जब एक बार रोटेशन समझा दूंगा। एक बार रोटेशन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा जाए तो फिर मैं इस पॉइंट को भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन रोटेशन की मदद से हो जाएंगे। तो ये 14 क्वेश्चन है, और हाँ अभी 2 या 3 क्वेश्चन ये रोटेशन के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इनको आप एक बार अपनी तरफ से ट्राई करने की कोशिश करना। देखो एक तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपने कहीं की तैयारी तो कर रखी होगी थोड़ा बहुत, तो इसको करना। एक ये वाला क्वेश्चन करने की ट्राई करना, और एक ये क्वेश्चन करना। अगर ये आपसे हो जाते हैं तो काफी अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर कुछ डाउट रहता है दिक्कत है तो मैं अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए अभी समझा देता हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। क्या कहते हो अभी समझा दें कि नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवाएं, ठीक है। अभी करवा देता हूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है जेड और जेड बार और जेड बार प्लस जेड क्यूब, सॉरी ये जो एक रिलेशन दे रखा है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई क्या है इंटीजर है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन के जो रूट होंगे उनको आपको रेक्टेंगल के वर्टेक्स मानने, और रेक्टेंगल के वर्टेक्स है तो एरिया तो आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली काम क्या करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको रूट निकालना है, ठीक है। जेड आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला ही गया है एक्स प्लस आयोटा वाई। देखिए इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों में निकालेंगे। अच्छा ये तो पता है जेड और जेड बार, या जेड बार और जेड एक ही होता है, तो इन दोनों में कॉमन लिख पा रहा हूँ, जेड जेड बार कॉमन आ जाएगा, जेड बार का स्क्वायर और जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू 350। अच्छा अब आप बताओ जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड बार कितना हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, जेड इंटू जेड बार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। अच्छा जेड स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो कितनी होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, और जेड बार का स्क्वायर लिखेंगे
ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर और ये 2x और वाई, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, राइट। इतनी बात आपको समझ में अगर आ गई तो यहाँ पे बताओ इस जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखूंगा, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 टाइम इज इक्वल टू 350। अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है और ये हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 175। अब एक्स और वाई क्या है, देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई इंटीजर्स बोलेंगे, तो आपको ऐसे इंटीजर हेड एंड ट्रायल मेथड से बताने जिनके स्क्वायर का एडिशन और स्क्वायर का डिफरेंस का प्रोडक्ट 175 आ जाए। तो ये एक ही तरीके से पॉसिबल है जब ये 25 हो जाए और ये 7 हो जाए। तो पहले तो फैक्टर कर लो आप, 175 के फैक्टर क्या होंगे, 175 के फैक्टर करेंगे तो ये 27, ये कर सकते हैं। अब इन फैक्टर के करने के बाद में आपको चेक करना है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इससे बैठ रहे हैं, हाँ बिल्कुल बैठ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 25 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 7 है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू चेक करके बतानी है, तो दोनों को ऐड कर लो, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4। सिमिलरली y निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके यहाँ पे कितने पॉइंट बन गए, प्लस माइनस इसमें और प्लस माइनस यहाँ पे, तो मैं रेक्टेंगल डायरेक्टली बना लेता हूँ। जब प्लस प्लस लेंगे तो ये 4,3 हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस तो ये हो जाएगा, दोनों माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा और फिर एक्स और माइनस, तो इस तरह से एक रेक्टेंगल जनरेट होता हुआ दिख रहा होगा। बस इसका एरिया लिखना है, तो एरिया बहुत आसानी से कह सकते हैं, ये वाला डिफरेंस कितने का है 8 का और ये कितना है ये 6 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इतना हल्का मत माने, ये जेई एडवांस, ठीक है, ये एडवांस का क्वेश्चन है और 2009 में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको हेड एंड ट्रायल मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू भी एज्यूम करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो होपफुली ये लेसन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और अगर आप अच्छे से समझोगे तो जो बात मैंने आपसे समझाने की कोशिश की वो जरूर समझ में आ जाएगी। बच्चों अब नेक्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहले रोटेशन समझेंगे, ठीक है, रोटेशन के बाद में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और डी मोवियर थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये हमारा लेसन नंबर इसका अगला वाला पार्ट होगा और उसके बाद अगर मुझे लगेगा तो एक लेसन और करके आपको टोटल 4 लेसन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू। और अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करें, थैंक यू।